हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग आज सीखने वाले हैं कंपाउंड एंट्री, ड्राविंग्स एंड बैड डेट्स रिकवरी। अब कंपाउंड एंट्री क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अकाउंट्स को साथ में लेके जब आप एंट्री प्रिपेयर करते हो तो वो होता है कंपाउंड एंट्री। ड्रॉविंग्स क्या होता है? जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से कैश, गुड्स या कोई एसेट बिजनेस में से निकालता है अपने पर्सनल और डोमेस्टिक यूज के लिए, तो वो ड्रॉविंग्स कहलाता है। आज हम लोग उसकी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। फिर सीखेंगे बैड डेट्स क्या होता है। और देखो, बैड डेट्स होता है जब कोई पर्सन या कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी क्या हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, किसी भी दूसरे कारणवश वो पैसा चुका नहीं पाती है, तो वो होता है बैड डेट्स। तो आज हम लोग बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवरी की अकाउंटिंग सीखेंगे। तो चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का क्लास। लेट्स बिगिन इट। चलो बच्चों, तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री से। कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। अब देखो, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? जब एक ही जर्नल में आपने अभी तक जो जनरली आपने जर्नल एंट्री किया है उसमें आपने देखा है कि एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। पर कंपाउंड में हम क्या करते हैं कि चूंकि सेम नेचर का ट्रांजैक्शन होता है सेम डेट पे, तो हम उसे क्या करते हैं, एक साथ एंट्री कर लेते हैं, यानी एक से अधिक अकाउंट्स को हम डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, तो वो बन जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। हम लोग एक दो एग्जांपल से समझेंगे तो हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। एग्जांपल 1। अब देखो, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। 2022 अगस्त 1 को, ठीक है, हम ट्रांजेक्शन किए हैं, गुड्स खरीद के लाए हैं, गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹5000। हमने क्या किया, गुड्स खरीद के लाया 5000 रुपया का, ठीक है। अब सेम डेट को, अगस्त को ही, 1 अगस्त को ही हमने क्या किया, गुड्स खरीदा उधार मोहन से, गुड्स परचेज किया फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। कितने का? 10,000 का। अब जरा सोचो, आपको जर्नल एंट्री बोला जाएगा तो आप अगर सिंपल आप कंपाउंड एंट्री नहीं करके अलग अलग अगर करोगे तो क्या करोगे? सिंपल जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? तो सर, हम दोनों को अलग अलग एंट्री करेंगे तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डेट, जैसे डेट ले लो 2022 1 अगस्त को एक एंट्री होगा, गुड्स नगद में, कैश में खरीदने का क्या एंट्री होगा? तो सर, जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज जो होता है वो हमारा एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट होगा कितने से? सर 5000 से। और क्या जा रहा है? सर, हमारे पास से कैश जा रहा है जो कि एक एसेट है, और एसेट घटता है, डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये क्लियर का रूल है, ठीक है। नरेशन, नरेशन बहुत सिंपल, वही ऊपर में जो आपने लिखा है बिंग लगा के कर देंगे। बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बिंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, नगद में गुड्स खरीदा, ठीक है। अब दूसरा एंट्री, सेम डेट को हम क्या करेंगे, सर मोहन से गुड्स खरीदा, तो यहाँ पे सेम होगा, बस मोहन से खरीदे, उधार खरीदे हैं तो मोहन हमारा लाइबिलिटीज है जो कि क्रेडिटर के नाम से जाना जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। यानी हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू मोहन, टू मोहन कितने का? सर 10,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। सर, ये तो आप सिखा दिए थे, तो इसमें आप नया क्या बता रहे हो?
अब देखो इसमें नया ये बता रहा हूं कि आपको ये दो अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका इसमें समय की बर्बादी होगी। दो अलग अलग एंट्री क्यों करोगे जब सेम डेट पे सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन है। सिमिलर नेचर बोले तो सर मतलब कि आप एक एंट्री करके भी आप इस ट्रांजेक्शन्स को बना सकते हो। तो सर कैसे बनाएंगे देखो फटाफट। मैं क्या करता हूं, आपको स्क्रीन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूं। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल जर्नल एंट्री आपको बता दिया, ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड जर्नल एंट्री। अगर हम कंपाउंड जर्नल एंट्री से करते हैं, अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग मैंने ऊपर में गलती लिखा है तो इसको ठीक कर लेना। कंपाउंड का स्पेलिंग होगा COMPOUND, ठीक है, COMPOUND। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो सर क्या बनेगा कंपाउंड जर्नल एंट्री, जरा सोचो आप। सर एक ही डेट को ट्रांजैक्शन है तो 2022 अगस्त 1। हम ये देखेंगे कि हमारा दोनों जो है परचेज ही है, तो हमने कुल मिला के कितना खर्चा किया सर 15,000। तो हमारा एक्सपेंसेज हुआ, यानी परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा। हमने जो दो बार परचेज अकाउंट डेबिट किया उसको एक साथ कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा सर 15,000 से। कैश कितना गया, यानी हमारा असेट कितना घटा, तो सर कैश गया 5,000 से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 5,000। और 10,000 से मोहन से उधार खरीदा है तो टू मोहन कर देंगे 10,000। टू मोहन कितना से कर देंगे 10,000। तो नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, नगद भी खरीदा एंड उधार भी खरीदा। अब देखो इससे क्या हो रहा है, आपका समय का बहुत बचत हो रहा है। आप जहां पे दो एंट्री कर रहे थे वहां पे आप एक एंट्री कर रहे हो। इस तरह से तो बहुत सारा ऐसा एंट्री ट्रांजेक्शन होगा जो सिमिलर नेचर का होगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये रहता कि ये अगस्त 1 को हमने गुड्स नगद में खरीदा और उधार खरीदा 2 अगस्त को, तो तब हम कंपाउंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेम डेट पे होना जरूरी है और नेचर भी सेम होना जरूरी है। अब पता चला आपको 1 अगस्त को परचेज भी किया और 1 अगस्त को सेल भी किया। अब हम सेल का भी एंट्री परचेज के साथ मिला दें कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब थोड़ा सा, अब देखो बुद्धिजीवी लोगों का कमी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूं, अब यहाँ पे गुड्स खरीदा 5,000 का और सेम डेट पे यहाँ पे रहता है गुड्स बेचा 10,000 का। तो फिर स्टूडेंट क्या दिमाग लगा सकते हैं कि देखो गुड्स खरीदे सर 5,000, तो खर्चा हुआ परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, सेल्स रेवेन्यू हुआ, सेल्स को क्रेडिट कर दिए 10,000, और मतलब नेट में कैश तो सर 5,000 लिया आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो रूल के हिसाब से आप बना लोगे, बट आप यहाँ पे क्या गलती कर जाओगे कि परचेज और सेल दो अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शन है। परचेज जो है खर्चा का नेचर है और सेल जो है रेवेन्यू का नेचर है। तो दोनों को आप मिक्स करके कंपाउंड एंट्री करोगे तो आप गलती कर बैठोगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए ऑन द सेम एट द सेम डेट, तो तब आप कंपाउंड एंट्री कर पाओगे। कंपाउंड एंट्री करने से आपके क्या होगी, समय की बचत होगी। और कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया जाएगा कि प्रिपेयर कंपाउंड एंट्री, तब तो आपको कंपाउंड एंट्री बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कंपाउंड एंट्री अलग से सिखाया, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं थी। और ध्यान दे, मैं यहाँ पे आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन नहीं बोला है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन यानी कि आपको बताया था कि डिस्काउंट के बारे में। तो कंपाउंड एंट्री खत्म करने के बाद फिर से हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन में घुस जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और आप लोग देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमको बोल रहा है कि शो द कंपाउंड एंट्री, हमको कंपाउंड एंट्री बना के दिखाना। शो द कंपाउंड एंट्री, आपको कंपाउंड एंट्री क्या करना है, बनाना है। देखो कंपाउंड एंट्री बनाएंगे हम लोग, इसका ट्रांजैक्शन है 2021 के 5 फरवरी को, फरवरी 5। अब यहाँ पे एक तो हुआ है वेजेस
पेड हुआ है, क्या हुआ है, पेड वेजेस कितना, ₹2000, 2000 रुपया। दूसरा पेड सैलरी, पेड सैलरी, ठीक है, सैलरी कितना, ₹5000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड एंट्री बनाना है। देखो नॉर्मल एंट्री सर क्या बनाते हैं, अगर नॉर्मल एंट्री अलग अलग दोनों को बनाएंगे तो सर वेजेस हमारा खर्चा है, मजदूर को जो मजदूरी देते हैं उसको वेजेस बोला जाता है, वो हमारा खर्चा है, तो हम वेजेस को डेबिट करते हैं। पे किया इसका मतलब कैश में पे किए तो वेजेस डेबिट हो जाता है, कैश क्रेडिट हो जाता है। उसी तरह से सैलरी अपने इंप्लॉय को दिया जाता है, दोनों में अंतर समझो। वेजेस जो होता है मजदूर को दिया जाता है, जो मजदूर ऐसे होते हैं कि जो जरूरी नहीं है कि वो आपका हर महीना आपके पास ही काम करे, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ दिन काम किया फिर वो दूसरे जगह काम करने लगा, यानी कि अस्थायी नहीं होता। सैलरी जिसको मिलता है उसको बोलते हैं इंप्लॉय, वेजेस को जो जिसको बोलता है उसको बोला जाता है मजदूर, जो कि आपका रेगुलर इंप्लॉय नहीं है, बट सैलरी मिलता है इंप्लॉय को जो कि आपके पास रेगुलर काम करता है, हर महीना आपके पास काम करता है, तो मंथ के एंड में आपको सैलरी आप उसको देते हैं। लेकिन मजदूर जो होता है उसको डेली बेसिस पे मजदूरी दिया जाता है, तो वो दोनों में अंतर है। दोनों हमारा किस नेचर का खर्चा है, किस नेचर का है, एक्सपेंसेस का नेचर है इसका, ठीक है। चलो अब हम इसकी कंपाउंड एंट्री बनाते हैं, तो सर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग देखते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे सर, तो 2021 फेब 5 को हमारा दोनों खर्चा है, तो दोनों खर्चा को हम डेबिट करेंगे, यानी वेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, कितने से, 2000 से, और सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 से। सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 से, और दोनों के बदले में क्या गया है सर, कैश गया है, तो कैश तो हमारा असेट होता है ना, असेट घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं, यानी 7000 से हमारा कैश गया है। नरेशन क्या होगा सर, नरेशन होगा बीइंग सैलरी एंड वेजेस पेड, बीइंग सैलरी एंड वेजेस पेड। याद रखना आपको नरेशन हमेशा लिखना है, इवन इसीलिए मैं हमेशा आपको नरेशन लिखा देता हूं कि आपको नरेशन बनाने में कभी गलती ना हो। देखो नरेशन में आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि थोड़ा सा आप इंग्लिश थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, और हर नरेशन जो है आपको बीइंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो तो हमने देख लिया कि कंपाउंड एंट्री कैसे बनाया जाता है। आपको अब कंपाउंड एंट्री पे देखो, अब आपको क्या मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका रहने वाला है वो कैसा रहेगा, तो देखो हम क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम उस पे आपको एग्जांपल्स कराएंगे, एग्जांपल्स करा दिए उसके बाद आपको हम होमवर्क देंगे, ठीक है। होमवर्क आपको क्या करना है, घर पे खुद से करना है, ठीक है। और जब चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, देखो मैंने आपको शुरू से बता रखा हूं कि मैं डॉक्टर एसके सिंह की बुक रेफर करता हूं। देखो बुक जनरली मार्केट में 2 ही बुक जनरली आते हैं, टीएस ग्रेवाल का बुक है और डॉक्टर एसके सिंह का, तो कोई भी बुक रेफर किया जा सकता है, बट मैंने डॉक्टर एसके सिंह का बुक इसलिए चूज करता हूं कि मुझे उनका जो क्वेश्चंस होता है बहुत डेप्थ रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए मैं एसके सिंह का बुक चूज कर सकते हैं। आप कोई सा भी आप बुक रेफर करें कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ मेरी जिम्मेदारी है कि देखो आपको मैं होमवर्क देता हूं, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो होमवर्क बनाएंगे, बहुत सारे ऐसा होगा कि किसी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होगा कि वो होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पा रहा होगा, उसको कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है तो मैं एक कंप्लीट वीडियो दूंगा, हो सकता है वो वीडियो 3-4 घंटे का हो, उसमें मैं क्या कराऊंगा सारा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने देखा जर्नल में अप्रॉक्स आपके पास 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन तो आधे घंटे या 1 घंटे में तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो 3 से 4 घंटे में कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको मैं होमवर्क देते रहूंगा, आपको खुद से करना है, यानी वो 40 क्वेश्चन आपको पहले घर से, जब मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया उस पे एग्जांपल करा दिया, तो वो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। फिर क्या करना, आपको रिवीजन हो जाएगा, क्या करना, वो 4 घंटे का वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.5 करके आप क्या करना वो देख लेना, और आपको फटाफट क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने जो बनाया वो सही बनाया है या गलत बनाया है। जहां पे आपको लगेगा कि हमने गलत बनाया उसको ठीक कर लेना। तो ये पढ़ाने का तरीका
तरीका रहेगा एकदम कोचिंग वाइज। जैसे आप कोचिंग में जाते हो ना तो सर क्या पढ़ाते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। तो मैं भी वही करूंगा, सबसे पहले उस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट पे जितने सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं वो मैं एग्जाम्पल खुद से बना के लिखा दूंगा, और तब जबकि लास्ट में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि आपके पास इससे फायदा क्या होगा, देखो हम जब कॉन्सेप्ट करा रहे हैं तो आप घर पे जाके उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। अब तुरंत कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुरंत क्वेश्चन भी अगर हम करा देंगे, इससे क्या होगा कि आपको खुद से प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको मैं मौका दे रहा हूं, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, और रोज मैं होमवर्क दूंगा। आज से मैं ये डिसाइड किया हूं कि आपको रोज हर कॉन्सेप्ट पे होमवर्क दूंगा। और होमवर्क दो टाइप के, देखो जैसे कि इस कंपाउंड एंट्री में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क आपका जो कैटेगरी रहेगा, दो कैटेगरी रहेगा। एक तो क्वेश्चन का, यानी जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है जिसका आंसर आपको डिटेल में नहीं दिया है, और दूसरा होता है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन में क्या होता है कि एग्जाम्पल्स होते हैं, उसका आंसर भी दिया रहता है। तो मैं दोनों दूंगा, एग्जाम्पल के साथ आंसर रहेगा तो आप खुद से बनाओगे, चेक भी कर लोगे, और आंसर डिटेल आंसर मैं लास्ट में करा दूंगा। ठीक है, चलो तो आप देख लो होमवर्क में मैं क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन 4A और 4B जो आपके बुक में है, एसके सिंह के बुक में, कंपाउंड एंट्री के ऊपर 4A एंड 4B ये क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आप क्या कर लेना, इलिस्ट्रेशन। अब एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन आपका 3, 4, 5 और 6, इतने सारे इलिस्ट्रेशन है जो कंपाउंड एंट्री पे है। ठीक है, तो आपको इलिस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6 करना है, और क्वेश्चन 4A और क्वेश्चन 4B जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कंपाउंड एंट्री के लिए। देखो बच्चों, हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन में सबसे फर्स्ट जो देखे थे वो देखे थे डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमने सीखा था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट क्या होता है, इन सब की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। उसके साथ ही हमने देखा था फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो वो सब डिस्काउंट का ही पार्ट था जिसमें हमने चारों कैटेगरी डिस्कस किया था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड रिबेट की अकाउंटिंग। अब हम लोग सेकंड टॉपिक उठाते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जो है ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स क्या होता है कि सर ड्रॉविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, आहरण। जब बिजनेस का ऑनर, जिसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, तो बिजनेस का ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर जब बिजनेस में से कुछ भी निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए, मैंने क्या बोला, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी कुछ भी निकालता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसको कैश की जरूरत हो अपने घर के लिए तो वो कैश निकाल लिया। दूसरा हो सकता है कि उसको गुड्स की जरूरत हो। ठीक है, अब गुड्स की जरूरत कैसे होगी, अब देखो गुड्स की जरूरत इस फॉर्म में हो सकती है कि अब हमने फैक्ट्री जो लगाया है वो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब कपड़े का फैक्ट्री है मेरे पास, और हमारे को कपड़े की अगर जरूरत होगी, हमारा कपड़ा का बिजनेस है, हम खुद कपड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, और तब जाके हम उसे मार्केट में बेचते हैं। अगर हमको कपड़े की जरूरत होगी तो हम दूसरे जगह से तो नहीं लेंगे, हम अपने बिजनेस में से ही कपड़ा यूज करेंगे, तो उसको बोला जाता है ड्रॉविंग्स। कैश निकाल लिए, ऐसा हो सकता है कभी बैंक अपने बिजनेस में से, जो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वहां से पैसा निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कैश निकाल सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, गुड्स निकाल सकते हैं, या कोई एसेट भी ऐसा हो सकता है जो बिजनेस में रखे हैं, वो एसेट हम अपने घर पे लेके चले गए यूज करने के लिए। तो हर केस में वो क्या कहलाएगा, ड्रॉविंग्स कहलाएगा। ड्रॉविंग्स का मतलब होता है कि आप अपने कैपिटल को कम कर रहे हो। जब आप पैसा लगाए थे बिजनेस में, जब आपने कोई गुड्स दिया था बिजनेस में, जब कोई एसेट लाया था अपने घर से, या बैंक से पैसा लाया था अपने घर से अपने बिजनेस में, तब आपने क्या किया था, हमने क्या किया था कि जो भी एसेट आया था जैसे कैश, बैंक, एसेट, गुड्स, सबको हमने डेबिट किया था और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। इससे हमारी कैपिटल बढ़ गई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं, गुड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, हम अपने कैपिटल को कम कर रहे हैं। ठीक है,
पर अब थोड़ा यहां पे ध्यान रखना होगा, तो सर कैपिटल को कम कर रहे हैं तो कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, ऐसा तो हमने पढ़ा था, क्लियर में पढ़ा था कि कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो और घटाना है तो डेबिट कर दो। पर अब थोड़ा सा ध्यान रखो एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस में पैसा केवल केवल बिजनेस के ऑनर का ही नहीं लगा रहता है, आगे चल के आपने देखोगे कि कंपनी वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आपका खुद का भी बिजनेस हो तो आपको यह जानना जरूरी होगा कि आपने कितना पैसा लगाया बिजनेस में और कितना निकाला। अगर सब कुछ पैसा जो डालते हो कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, जब भी निकालोगे तो उसको कैपिटल अकाउंट में ही डाल दोगे, कैपिटल को कम कर दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप ट्रैक नहीं रख पाओगे, आप ये चेक नहीं कर पाओगे कि आप कितना पैसा निकाले और कितना पैसा आपने डाला था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना ये बात। हम लोग क्या करेंगे, जब भी पैसा निकालेंगे, गुड्स निकालेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे अपने पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए, तो वहां पे कैपिटल को डेबिट नहीं करके ड्रॉविंग को डेबिट करेंगे। ड्रॉविंग का मतलब भी वही होता है कि आप कैपिटल को कम कर रहे हैं, उसी वजह से आप ड्रॉविंग को डेबिट कर रहे हैं, पर हम अलग नाम दे देंगे ड्रॉविंग्स अकाउंट। और साल के अंत में हम क्या करेंगे, ये ड्रॉविंग्स को कैपिटल में से घटा देंगे। इससे हमें दो फायदा होगा, साल के अंत में हमने कैपिटल में से घटा दिया तो कैपिटल भी घट गया, और पूरे साल में हमने क्या निकाला बिजनेस में से वो भी पता चल गया, वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितना पैसा डाले वो कैपिटल से पता चल गया और कितना निकाले वो ड्रॉविंग से पता चल गया। और जब बैलेंस शीट हम बनाने लगेंगे साल के अंत में तो इस ड्रॉविंग को हम कैपिटल में से घटा देंगे। ठीक है, तो हम ड्रॉविंग्स जो डेबिट करते हैं वो कैपिटल को ही घटाने के लिए डेबिट करते हैं, बट हमको अलग से ट्रैक रखने की जरूरत होती है, इसीलिए हम ड्रॉविंग्स अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आई होप, हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो जरूर कमेंट्स करके बताना कि आपको समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ड्राइंग आपने समझ लिया, अब मैं इसके बारे में 2 लाइन लिखा भी देता हूं आपको। ठीक है, चलो, जब कभी आप गुड्स तो आप समझते हैं, आप बिजनेस में जो जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जो चीज आप कस्टमर को बेचते हो वो गुड्स कहलाता है। ठीक है, अब गुड्स या फिर कैश या फिर बैंक, कुछ भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। आप ये चीज क्या कर रहे हो, गुड्स, कैश और बैंक, पैसा विड्रॉ कर रहे हो। क्या कर रहे हो, विड्रॉन किया जा रहा है, आप निकाल रहे हो, विथड्रॉन। विथड्रॉन का मतलब होता है निकालना। ठीक है, किसके द्वारा निकाला जा रहा है, तो ऑनर के द्वारा। ऑनर कौन, मालिक, जिसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, जो एक सिंगल बिजनेस होता है उसमें जो ऑनर होता है उसको प्रोप्राइटर बोला जाता है सर। तो क्या बोल रहा हूं मैं, गुड्स, कैश और बैंक विथड्रॉन किया जा रहा है ऑनर के द्वारा, पैसा निकाला जा रहा है, गुड्स निकाला जा रहा है, बैंक में से पैसा निकाला जा रहा है, किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा। कहां से, विथड्रॉन बाय द ऑनर। कहां से निकाला जा रहा है सर, कहां से निकाला जा रहा है सर, निकाला जा रहा है ये बिजनेस से, फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से निकाला जा रहा है। किस लिए निकाला जा रहा है, किस लिए निकाला जा रहा है, किस लिए निकाला जा रहा है, तो सर निकाला जा रहा है फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, और पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। ठीक है, अब इसको समझते हैं। गुड्स, कैश, बैंक आपको पता है। विड्रॉ मतलब होता है निकालना। ठीक है, विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना। किसके द्वारा निकाला जा रहा है, मालिक के द्वारा। मालिक कौन होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस में जो पैसा लगाता है। तो जब मालिक निकालता है, कहां से, बिजनेस में से। किस में से, बिजनेस में से। किस लिए, घरेलू यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, घरेलू यूज के लिए। तो इस केस में जब भी आप गुड्स, कैश और बैंक पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो उसी को हम बोलते हैं ड्रॉविंग्स। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जांपल्स ड्रॉविंग्स का, कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है। तो एग्जांपल 1, ठीक है,
एग्जाम्पल 1, कैश विथड्रॉन, कैश विथड्रॉन, यहां कैश निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो पर्सनल को ही डोमेस्टिक बोला जाता है, ठीक है। तो कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹5000, 5000 का पर्सनल यूज के लिए क्या किए, कैश निकाले। तो सर जब कैश निकालते हैं तो पर्सनल यूज के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल घटेगा, यानी हम ड्रॉविंग अलग से हम एक अकाउंट इसके लिए मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्रॉविंग्स अकाउंट। ड्रॉविंग्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सर 5000 से, ठीक है। और कैश, चूंकि कैश निकाल रहे हैं तो आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। सर किस लॉजिक पे आपने डेबिट क्रेडिट किया, तो सर ड्रॉविंग इसलिए डेबिट किया क्योंकि कैपिटल आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, कैपिटल माइनस हो रहा है। और कैश इसलिए आपने क्रेडिट किया क्योंकि कैश आपका क्या है सर, कैश सर एसेट है, कैश क्या है, कैश है सर असेट। तो असेट आपका घट रहा है, आप अपने बिजनेस में से असेट निकाल रहे हो, तो इसीलिए कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि यहां पे आप कैश निकाल रहे हो, यहां भी आप कैश ही निकाल रहे हो लेकिन बैंक से निकाल रहे हो, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, यहां आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो फॉर पर्सनल यूज। और अब यहां पे मैं डोमेस्टिक लगा देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहेगा कि पर्सनल बोले डोमेस्टिक बोले बात एक ही है। और डोमेस्टिक यूज ऑफ ₹2000, 2000 का बैंक से पैसा निकाला अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, 2000 रुपया, ठीक है। तो क्या होगा सर, यहां भी तो पैसा बिजनेस के लिए नहीं अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो सर ड्रॉविंग तो डेबिट होगा, ड्रॉविंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लॉजिक वही है, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से। और यहां पे आप बताओ हमें फटाफट कि कैश जा रहा है क्या, आप कैश बिजनेस में से निकाल रहे हो कि बैंक में से कैश निकाल रहे हो, तो सर बैंक में से निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस में बैलेंस किसका घटेगा, तो सर बैंक अकाउंट का बैलेंस घटेगा 2000। इसीलिए हम क्या करेंगे, 2000 से बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो चलो ये भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 यहां पे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹1000, 1000 का गुड्स निकाल रहे हैं। तो देखो जब भी आप ध्यान से आप देखे होंगे कि जब भी गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, जाता है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि खर्चा हमारा कम हो जाता है। तो क्योंकि ड्रॉविंग है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं सर, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉविंग्स अकाउंट को डेबिट करने वाले, सबसे पहले ड्रॉविंग अकाउंट को डेबिट करने वाले 1000 से, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि सर हमारे पास से गुड्स जा रहा है, यानी हमारा खर्चा क्या हो रहा है, हमने परचेज अकाउंट जब गुड्स खरीद के लाए थे तो हम खर्चा को डेबिट कर रहे थे, अब वो गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे सर। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक हाईलाइट कर देता हूं कि ये आपको जस्ट मैं कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। आपको एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूं और फटाफट आप इसका जर्नल एंट्री मन में सोचोगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। कैश विथड्रॉन, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए जब हम कैश विड्रॉ करते हैं। अब आप हमें बताओ कि इसका एंट्री क्या करोगे, बैंक से निकाल रहे हैं पैसा ऑफिस यूज के लिए, तो सर ये किसी भी हाल में ये ड्रॉइंग्स तो है ही नहीं, ये ड्रॉइंग्स तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो इसे पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए निकाल ही नहीं, हम तो अपने ऑफिस के लिए यानी हम अपने बिजनेस यूज के लिए कर रहे हैं, तो ये तो ड्रॉइंग है ही नहीं, तो ड्रॉइंग तो डेबिट होगा नहीं, तो नॉर्मल सोचते हैं कि क्या एंट्री होगा, कैश निकाल रहे हैं बैंक से,
कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक घट जाएगा, यानी बैंक क्रेडिट होगा, कैश आएगा। जब पैसा निकालते हो तो कैश आपके हाथ में आता है। तो सर ये एंट्री तो आप पढ़ा चुके हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सर है ही नहीं ड्रॉइंग। हाँ मैं भी जानता हूं कि ये ड्रॉइंग्स नहीं है, पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब विड्रॉ देख लिया ना तो उसको लगता है कि ये ड्रॉइंग है, बट ये ड्रॉइंग नहीं है, इसे हम ड्रॉइंग नहीं बोलेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा आपको इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल देता हूं और इस तरह से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि ये ड्रॉइंग्स जो है ये नहीं है, ये ड्रॉइंग्स नहीं है। ठीक है, इसको ड्रॉइंग्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जनरली जो बिजनेस का ऑनर जब पैसा निकालता है या फिर बैंक से निकाल लेता है या फिर गुड्स निकाल लेता है तो इस तरह से वो ड्रॉइंग करता है। इससे क्या होता है, कैपिटल घटता है। वो हम कैपिटल को अभी तो सर कैपिटल घटाते तो कैपिटल को क्यों नहीं डेबिट करते, इसलिए नहीं डेबिट करते क्योंकि हमको अलग से ट्रैक रखने की जरूरत होती है कि हमने पैसा कितना निकाला बिजनेस में से। अब अगर हम कैपिटल में से ही घटा लेंगे, अब सोचो 1 लाख रुपया जमा निकाला, पैसा लगाया था और 10,000 निकाल लिया, तो हमको एक्चुअली नेट में पता चलेगा, हमको एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए हम ड्राइंग्स के लिए अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आई होप आपको ड्राइंग्स से रिस्पेक्ट में सारी क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, चलो बच्चों, अब स्पेशल ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा। तो सर हमने डिस्काउंट सीख लिया, डिस्काउंट में हमने सीखा कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट सीखा हमने, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सीखा। उसके बाद हमने अभी क्या सीखा, तो सर अभी हमने ड्रॉइंग्स के बारे में सीखा कि जब बिजनेस कॉर्नर पैसा निकालता है, गुड्स निकालता है, बैंक से पैसा निकालता है, तो क्या इसकी अकाउंटिंग होती है। अब हम लोग नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ये क्या होता है, तो देखो जब कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन या जो कोई कंपनी आपका पैसा रखा है और वो पैसा देने से मना कर देता है कि अब हम आपको पैसा नहीं देंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब देखो मेरा बिजनेस है, मैं बहुत सारे कस्टमर है, ऐसा होता है जिसको मैं उधार बेचता हूं, क्योंकि अगर उधार बेचोगे नहीं तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, आपको उधार बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उधार खरीदते भी हो, उधार बेचते हो, यही तो इकोसिस्टम होता है, लोग इसी तरह से तो बिजनेस करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी को उधार बेचा, ठीक है, और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, यानी उसका हमने जिस व्यक्ति को उधार बेचा उसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल सका, वो बिजनेस में अच्छे से ग्रो नहीं कर सका, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसका जो लाइबिलिटीज है, यानी उसके पास जो लोन है, अगर उसके बैंक बैलेंस, उसके प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, ज्यादा का लोन हो गया है, वो चुका नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, लोग उसके पास बार बार आएंगे कि मेरा पैसा लिया है तुम चुकाओ। ठीक है, अब चूंकि उसके पास सिचुएशन ही ऐसा नहीं कि वो पेमेंट कर सकता है, तो क्या होगा, वो कोर्ट के पास जाता है कि साहब मेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। ध्यान से सुनना, ये स्टोरी थोड़ा ध्यान से सुनना कि क्या होता है कि उसकी जो स्थिति होती है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो जाती है और वो लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है। तो क्या करता है वो, अब देख रहा है कि अगर हम मान के चलो बैठे रहे तो जिससे मैंने कर्जा लिया है वो परेशान करते रहेंगे, टॉर्चर इस लेवल का करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आपने सुना होगा कि कर्ज की वजह से सुसाइड कर लिया। ठीक है, बट वो गलत है, जिनको समझ नहीं है वो ऐसा काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी स्थिति ऐसा है कि हम सब कुछ बेच बाच भी दे फिर भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो इंडिया में ऐसा रूल है कि आप क्या करोगे, अगर आप कर्ज ले भी लिए हो, ठीक है, बट आपकी सिचुएशन खराब हो गई, आपका बिजनेस नहीं चल सका और आपके जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के भी नहीं चुका पाओगे, तो इंडिया में रूल है कि आप क्या करो, कोर्ट के पास जाओ। ठीक है, और कोर्ट के पास जाके बोलो कि साहब हम दिवालिया हो गए हैं। आप एक ये वर्ड हो सकता है नया सुना होगा, दिवालिया को बोला जाता है इंसॉल्वेंट, यानी हम बोल रहे हैं कि साहब हम दिवालिया हो गए हैं, हमारी स्थिति नहीं है कि हम अपने सारे कर्जे को पेमेंट कर सके। तो उस केस में क्या करते हैं, कोर्ट क्या करता है, एक पर्सन को अपॉइंट करता है।
ठीक है, एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको लिक्विडेटर बोला जाता है। लिक्विडेटर क्या होता है, वो पर्सन जो होता है वो उस व्यक्ति के पास जाता है, उसका प्रॉपर्टी का पूरा जायजा लेता है, उसका कौन कौन सा कर्जा है, लोन है, सब कुछ देखता है। उसके बाद क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को धीरे धीरे बेच देगा, यानी वो क्या करेगा, नीलामी, आपने वर्ड सुना होगा नीलामी होता है, ठीक है, बोली लगाया जाता है, गवर्नमेंट क्या करता है उसके प्रॉपर्टी को बेचता है और उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है उसको वो सारे जो लोन जो है, डिफॉल्टर जो कर्जदार है, जो जिन जिन से लोन लिया है उसको चुकाता है। सबको पूरा कंप्लीट तो चुका नहीं पाएगा क्योंकि उसके प्रॉपर्टी से उतना पैसा तो आएगा नहीं कि सारा चुका दे। अगर सारा चुका दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि मान के चलो किसी, अब हमने 1 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी से रिलाइज किया और लोन जो है वो है 2 करोड़ का, यानी डबल है। तो उस केस में क्या करेंगे, सबको आधा आधा दे देंगे, यानी सबको 50 पैसा, 1 रुपया लोन है तो हम सबको 50-50 पैसा दे देंगे। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 40 लाख का प्रॉपर्टी से रिलाइज हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना, 40 लाख रिलाइज हुआ और हमारा लोन था 1 करोड़। तो क्या हुआ, 1 करोड़ हमारे पास लोन था और 40 लाख रिलाइज हुआ, तो यानी सबको हम 40-40 पैसा दे सकते हैं, यानी 1 रुपया में 40 पैसा, ठीक है। तो किसी का 1 लाख लेके रखे तो उसको 40,000 दिया जाएगा। ये सब काम किसका होता है, लिक्विडेटर का काम होता है। अगर वो व्यक्ति बोल दिया या वो कंपनी बोल दिया कि हम दिवालिया हो चुके हैं, तो तब कोर्ट ये सारा काम करती है। सारा जो लोन वगैरह होता है वो कोर्ट चुकाती, मतलब कोर्ट क्या करती है, प्रॉपर्टी को बेच के लोन चुकाती है। तो जो व्यक्ति लोन दिया है, मान के चलो उसको 40 पैसा ही मिला, 100 रुपया, मान के चलो 1 लाख का लोन दिया, उसको 40,000 मिला, तो बाकी जो 60,000 है वो क्या हो जाएगा, वो तो डूब जाएगा उसका। आपने नीरव मोदी, आपने बहुत सारे नाम ऐसे सुने होंगे कि जो कि बैंक से पैसा ले लिए, ठीक है, वो चुका नहीं पाए, फिर भी वो मजे में घूम रहे हैं, ठीक है। आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा कि वो इतना करोड़ों का जो है लोन लेके और लोन चुका नहीं पाया और फिर भी मजे में अमेरिका में सेटल है। क्यों, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी रूल्स की वजह से, इसी एक्ट की वजह से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी को फांसी पे चढ़ा दोगे कि आपने लोन नहीं दिया तो मतलब आपको जेल जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वो ये बोल देता है कि आप, लेकिन आप ध्यान से देखना, सोचना एक बात, अगर आप कंपनी, अगर आपका खुद का बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है कि आपको अपना घर का भी जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा और लोन चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंपनी खोल लेते हो, ठीक है, कंपनी खोल लेते हो, तो आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, उसको कोई नहीं छू सकता है। यानी अगर कंपनी को लॉस हो गया, वो लोन नहीं चुका पा रहा है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि बैंक का लोग आएगा और आपका पर्सनल प्रॉपर्टी से वो वसूलेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि कंपनी एक्ट बोलता है कि जो पर्सन होता है वो कंपनी से अलग होता है। वो आप लोग को क्लास 12 में हम सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो अभी बस इतना समझ लो कि पैसा, मैं थोड़ा डिटेल में चला गया कि पैसा क्या होता है कि आप किसी को उधार बेचे, ठीक है, और वो चुका नहीं पाया और वो दिवालिया हो गया, ठीक है। तो एक केस तो दिवालिया होने का हो गया। क्या सर दिवालिया ये रीजन होता है कि पैसा नहीं चुकाया? कभी कभी होता है कि जानबूझ के नहीं चुकाता, दूसरा भी रीजन होता है। जैसे मैंने किसी को बेचा, ठीक है, और वो गुंडा टाइप का निकला, वो इंटेंशनली बोलता है नहीं देंगे तो तुम क्या कर लोगे, ठीक है। अब फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैं इसके पीछे जाता हूं, मुकदमा करता हूं या इससे करता हूं, तो यार मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। कौन ये दिमाग लगा? मैं समझता हूं कि ये मैंने गलती किया कि इसको दिया, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेरा पैसा डूब गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स हो जाना, ठीक है, ये मेरा पैसा डूब गया। अब ऐसा हो जाता है कि पैसा डूब गया तो ये तो मेरा लॉस है, ये तो क्लियर हो गया कि ये मेरा लॉस है। और लॉस को किस कैटेगरी में रखते हैं क्लियर में? तो सर लॉस को हम रखते हैं खर्चा की कैटेगरी में। लॉस जो है वो खर्चा का हिस्सा होता है, यानी हम उसे एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और उसको हम डेबिट करते हैं। तो बैड डेट्स तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बैड डेट्स क्या होता है? सर लॉस होता है। बैड डेट्स क्या होता है? लॉस होता है और उसको हम डेबिट करेंगे, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। और जिस व्यक्ति से पैसा आना था उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा डेटर था, अब वो नहीं देगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, यानी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया सर, बैड डेट्स तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं बैड डेट्स रिकवरी की। बैड डेट्स रिकवरी क्या होता है? अब देखो बंदा दिवालिया था, ठीक है, पर उसकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होती गई। आपने सुना होगा कि विजय माल्या ने बाद में धीरे धीरे बहुत सारा लोन बाद में चुकाया भी,
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया तो आपका लोन माफ नहीं हो जाता। अब अगर उसी बिजनेस से आप धीरे धीरे फिर और कमाने लगते हो और आपका पैसा आने लगता है तो फिर आपको वापस फिर से चुकाना पड़ेगा। तो बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि हम मान लिए कि ये पैसा मेरा डूब गया, फिर वापस में बाद में फिर पैसा आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवरी, रिकवर हो गया मेरा पैसा। उस केस में क्या होता है, जो भी पैसा आया उसको डेबिट कर देते हैं और बैड डेट रिकवरी मेरा इनकम हो जाता है। उसको हम खर्चा मान लिए थे, अब पैसा आ गया वापस, तो बैड डेट रिकवरी इनकम हो गया। दूसरा केस और देख लो, मैंने बोला कि मैंने एक गुंडे को गलती से बेच दिया, वो वाला पैसा नहीं दोगे तो तुम क्या कर लोगे, तो अब वो पैसा तो मैंने मान लिया कि मेरा पैसा डूब गया था, बैड डेट्स। अब बाद में क्या हुआ कि वो साधु संत बन गया, मतलब वो उसको उसकी दिमाग की जो है ना स्थिति ठीक हो गई, वो सोचा यार मैंने बहुत लोगों का बुरा किया तो इससे क्या होगा कि मेरे लिए सही नहीं होगा, तो ऐसा काम करता हूँ जिन लोगों के साथ मैं बुरा किया उसको उसका जो भी मैं कुछ रखा था मैं उसको वापस कर देता, तो वो वापस खुशी खुशी मेरे पास आया और वो पैसा दे दिया, तो इसको मैं क्या मानूंगा, बैड डेट रिकवरी, यानी जो पैसा मेरा डूब गया था वो वापस पैसा आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, चलो तो हम लोग कुछ पॉइंट पहले लिखते हैं, उसके बाद इस पे एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स किसको बोलते हैं। तो देखो बैड डेट्स क्या होता है कि ऐसा डेट जो इरिकवरेबल है, यानी जिसे हम वसूल नहीं सकते, डेट विच इज इरिकवरेबल, इरिकवरेबल, ठीक है, डेट विच इज इरिकवरेबल। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे सर, डेट जिसे वसूल नहीं सकते, यानी हमारा कोई पैसा रखा है और उससे हम वसूल नहीं पा रहे हैं, जिसे वसूल नहीं सकते हैं। ठीक है, हमने किसी को कोई पैसा देके रखा था या हमने उधार हमने बेचा था और वो पैसा दे नहीं रहा और हम उससे अब हम ये तय कर लिए कि अब इससे पैसा मिलने वाला नहीं है, यानी हम हार मान गए। तो ठीक है, तो उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, डेट जो इरिकवरेबल, कैसे हम मानेंगे कि हम वसूल नहीं सकते। तो देखो मेन जो रीजन होता है वसूल नहीं सकते, उसका रीजन होता है इंसॉल्वेंसी की वजह से, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। मैंने अभी बोला कि दिवालिया हो जाता है इंसान, यानी उसका कर्ज जो है उसके एसेट और सारे प्रॉपर्टी यानी उसके एस्टेट से ज्यादा हो जाता है, उसकी जो जमीन जायदाद है सबको बेच भी दिया जाए तो वो कर्ज को चुका नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। किसका इंसॉल्वेंसी हो जाना, कस्टमर का। कस्टमर कौन होता है, जिसको हम कस्टमर भी बोलोगे तो जिसको हम उधार बेचते हैं, यानी आप बोल सकते हो डेटर। क्या बोलोगे सर, बोलेंगे उसको डेटर। ठीक है, चलो अब देखो कस्टमर का स्पेलिंग को मैं ठीक कर देता हूं, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोई कर्जा है जो इरिकवरेबल है। ठीक है, कर्जा है जो इरिकवरेबल है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अब कस्टमर क्या हो गया, दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंसी को अगर हम बोले तो इंसॉल्वेंसी को क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं दिवालिया हो जाना। दिवालिया आप हिंदी में सुनते होंगे कंगाल हो गए, कंगाल का मतलब क्या होता है, दिवालिया होना, कि उसकी स्थिति जो है उसका कर्जा जो है बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो वो कोर्ट के पास चला जाता है बंदा, उसको लोग बहुत परेशान करने लगते हैं जो कर्जा दिया हुआ रहता है, तो वो कोर्ट के पास जाता है कि साहब मैं दिवालिया हो गया, आप रास्ता निकालो। तो कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है और लिक्विडेटर जो है उसके प्रॉपर्टी को बेच के कर्जदारों को जो जितना होता है दे देता है और बोल देता है कि अब इसे माफ कर दो, अब इसको छोड़ दो। ठीक है, तो ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर और फॉर सम अदर रीजन, और फॉर सम अदर रीजन। मैंने अदर रीजन इसलिए बोला कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई ऐसा होता है कि दिवालिया तो नहीं होता है लेकिन वो जानबूझ के नहीं देता है कि नहीं देंगे तुमको। अब हम भी सोचते हैं कि हम क्यों जाए, छोटा सा अमाउंट है, मान के चलो 2-4 हजार रुपया है, उसके लिए हम कोर्ट कचहरी तो जा नहीं सकते ना अपना बिजनेस छोड़ के, तो वो पैसा डूब जाता है फॉर सम अदर रीजन, किसी दूसरे वजह से। ठीक है, फॉर सम अदर रीजन, तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स। अब देखो बाबू, हम तुम लोगों को एक चीज समझाना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत डिटेल में पढ़ाते हो या आपका वीडियो बहुत लेंदी होता है सर, बाकी टीचर अगर देखते हैं तो वो 15 मिनट का या आधा घंटा का वीडियो डालते हैं, आप बहुत लेंदी डालते हो, तो सर थोड़ा सा छोटा कर दो। अब देखो क्या होता है कि मैं इस सिस्टम से बिलीव करता हूं कि एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाए और आप एक्सपर्ट नॉलेज की ओर जा रहे हो।
यानी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपको उसका एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। और देखो कोई ऐसा तो नहीं कि हवा में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर ये चाहोगे कि सर हम रिविजनरी वीडियो या 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे और उससे हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब वो चीज में क्या हो सकता है, अगर मान के चलो हमको बोला जाए कि थोड़ा जल्दी में पढ़ाओ, तो हम क्या करते हैं, पहले से पीपीटी बना लेंगे, आएंगे फटाफट उसको समझा देंगे, निकल जाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे मान के चलो थोड़ा देर के लिए उसको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत मजा आया। अब देखो एजुकेशन में ये नहीं होता कि मजा मजा के लिए आप कोई वीडियो देख लिए, कोई गाना देख लिए, उससे आपको एंटरटेनमेंट मिल जाता है, बट एजुकेशन इज नॉट एंटरटेनमेंट। एजुकेशन कोई इंटरटेनमेंट नहीं है कि आप उसमें आप इंजॉय ढूंढ रहे हो। आप इंजॉय ढूंढोगे, आपको इंजॉय मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एजुकेशन बोरिंग है, उसमें इंजॉय आपको आपको अपने कंटेंट में देखना होगा। आपको जो आप जो पढ़ रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं, आपको उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। आपको धीरे धीरे अपने आप मजा आने लगेगा। आपको अपने करियर में मजा आना चाहिए कि हम फ्यूचर में ये बनने वाले, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले, हम ये बनने वाले हैं, हम बिजनेसमैन बनने वाले हैं। तब आपको मजा आएगा, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखो पढ़ने में लोग, अब हम एक थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने कॉल किया था, वो बोला था कि सर आप थोड़ा सा लेंदी पढ़ाते हो, थोड़ा फटाफट सिलेबस कंप्लीट करा दो। देखो मैंने जब पढ़ाने का ये जिम्मेदारी उठाया है, तो ऑब्वियसली मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, वो भी टाइम पे कराऊंगा। टाइम पे यानी आपका जो एग्जाम, एनुअल एग्जाम होगा, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। बट आपको फुल्ली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यहां से लेके जाना है, ठीक है। आपको केवल एग्जाम में टॉप ही बस नहीं करना है। मैं ये बोलता हूं कि आप टॉप तो करोगे ही, आप इतना अच्छे से पढ़ोगे तो टॉप तो डेफिनेटली करोगे, लेकिन टॉप करने के साथ साथ आपको क्लैरिटी भी रहेगी। अब देखो नॉलेज और क्लैरिटी में डिफरेंस होता है। जब आप एक्सपर्ट नॉलेज लेते हो तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर रहता है, आगे आपका फ्यूचर, आपका करियर, सब कुछ क्लियर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पढ़ाई के साथ समझौता मत करो, कंप्रोमाइज मत करो, ठीक है। आप हमेशा स्टडी जो है डिटेल में करने की कोशिश करो, कोई शॉर्टकट मत ढूंढो, समरी मत ढूंढो। जब बात रहेगी एग्जाम के टाइम की कि सर इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम में उतना सब कुछ याद कैसे रहेगा, तो उसकी जिम्मेदारी टीचर की है। हम लोग की जिम्मेदारी होती है कि हम आपको कैसे प्रयास करें कि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में भी लास्ट मोमेंट तक भी याद रहे। इसके लिए हम लोग बहुत कुछ समरी वीडियो, रिविजनरी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस अपने स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात किया बैड डेट्स का। बैड डेट्स क्या होता है, वो डेट जो इरिकवरेबल होता है, ठीक है। अब यहां पे आप एक नोट लिखोगे, नोट ये लिखोगे कि बैड डेट क्या होता है। बैड डेट बिजनेस के लिए लॉस होता है। बैड डेट्स क्या होता है, लॉस होता है बिजनेस के लिए। बैड डेट्स इज लॉस ऑफ द बिजनेस। बैड डेट्स क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है। अब सर बिजनेस के लिए ये लॉस है तो डेफिनेटली है कि वो डेबिट होगा। बैड डेट्स क्लियर है, क्योंकि क्लियर का रूल ही बोलता है कि अगर कोई एक्सपेंसेज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। चलो अब सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होगी बैड डेट्स की। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जब कोई व्यक्ति दिवालिया होता है तो ऐसा हो सकता है, एक तो ऐसा भी केस हो सकता है कि वो पूरा का पूरा पैसा डुबा दिया, ठीक है, या कोई बोला हम तुमको नहीं देंगे, या मतलब कुछ भी वजह से पूरा का पूरा डूब गया, तब तो बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। कैश तो कुछ भी नहीं आएगा, कैश जीरो हो जाएगा, यानी ये कैश आपको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ पैसा अगर आ जाता है तो कैश अकाउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। और जो जितना से आपका पैसा डूबा उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, तो उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू, जिस व्यक्ति से आपका पैसा मिलना था जो नहीं दिया है, ठीक है, वो व्यक्ति यानी जो इंसॉल्वेंट हो गया वो होता है, उसको बोलते हैं डेटर, सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर आपको नहीं लिखना है, अगर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो आपको उसका नाम लिखना है, ना कि सन्ड्री डेटर लिखना है। कहीं कहीं पे अगर नाम नहीं लिखा हुआ रहता है तब आपको सन्ड्री डेटर अकाउंट यूज करना है। नहीं तो क्या लिखेंगे, जैसे मोहन दिवालिया हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन होगा, ना कि सन्ड्री डेटर होगा। सन्ड्री डेटर वहां पे होगा जहां पे उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बैड डेट्स क्या होता है। डेट वॉज इरिकवरेबल हो किसी भी रीजन से, दिवालिया होने की वजह से, किसी अदर रीजन से। बैड डेट्स लॉस होता है बिजनेस के लिए। एंट्री क्या होता है, जो पैसा आता है उसके लिए कैश डेबिट करते हैं, जितना से नुकसान होता है बैड डेट्स को डेबिट करते हैं। टू, उस व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, यानी वो हमारा डेटर होता है, तो टू सन्ड्री डेटर अकाउंट।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, बैड डेट्स तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब बात कर लेते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब वसूली हुआ, जो पैसा डूब गया था वो पैसा कुछ वापस आया, कुछ वापस आया, यानी कुछ तो राहत मिला। हम जिसे बैड डेट्स मान लिए थे, मान बैठे थे, बैड डेट्स जिसे हम राइट ऑफ कर दिए थे, बैड डेट्स प्रीवियसली रिटेन ऑफ, बैड डेट्स प्रीवियसली रिटेन ऑफ, यानी जिस बैड डेट्स को हम राइट ऑफ कर दिए थे वो क्या हो गया, रियलाइज हो गया, यानी वो पैसा वापस आ गया, रियलाइज हो गया, या आप बोल सकते हो रिकवर्ड हो गया। क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया लेटर, ठीक है, रियलाइज हो गया और रिकवर्ड हो गया लेटर। यानी जिसे डूबा हुआ पैसा मान लिए थे और उसकी अकाउंटिंग कर लिए थे, ठीक है, जिसे डूबा हुआ पैसा मानकर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर लिए थे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर लिए थे, यानी नुकसान मान लिए थे, जिसे डूबा हुआ पैसा मानकर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर लिए थे, कर लिया था, वो आज वापस आ गया, वो आज वापस आ गया, वो आज वापस मिल गया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि हमने 2000 को डूबा हुआ माने थे, उसमें से 500 ही मिला, ठीक है, या 2000 का पूरा 2000 मिल गया, लेकिन जो भी मिला, ठीक है, हम उसकी जर्नल एंट्री बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में करेंगे, हमारे लिए वो इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इनकम हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, जो भी पैसा आएगा उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। सर बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, इसमें क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो समझ में आ गया, जब पैसा डूबता है तो क्या करते हैं, बैड डेट्स को डेबिट करते हैं, ठीक है, और डेटर को क्रेडिट करते हैं, और जो पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब वापस जो पैसा जो डूबा वो पैसा वापस आ जाता है, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। सर थोड़ा सा इसका लॉजिक भी बता दो कि कैश को क्यों डेबिट किए, एसेट आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करोगे ना, बढ़ रहा है तो, और बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों, क्योंकि इसको हम रेवेन्यू मान लिए, हम क्या मान लिए, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, इसीलिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो कॉन्सेप्ट तो आप लोग का क्लियर हो गया, बैड डेट्स रिकवरी। अब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, आप घर से करोगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग सारा क्वेश्चन जो आपका बुक में है वो सारा क्वेश्चन हम करा देंगे। इससे क्या बन जाओगे, आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे अकाउंट्स के। और जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे अकाउंट में ना, तो आपका करियर जो है ना वो ग्रो करेगा, यानी आप जिस फील्ड में जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने कॉमर्स लिया है तो आप किसी कॉमर्स रिलेटेड फील्ड, यानी आपको एमबीए करना है फाइनेंस से, आपको सीए करना है। मैं बीकॉम का लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी आना चाहिए आपके करियर में कि आपको क्या करना है। बीकॉम के बाद भी अगर आपको कुछ करना है तो देख लो कि बीकॉम करना जरूरी है या नहीं है। अगर बीकॉम करना जरूरी नहीं है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको देखो कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, आपको कौन सा पाथ लेना, उसके हिसाब से अपना करियर डिसाइड करो, ठीक है। अब देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 1 जो कि बैड डेट्स के ऊपर है, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इस एग्जांपल को पहले नोट कर लो। एग्जांपल क्या है कि सर 10,000 रुपया ड्यू था मोहन से, क्या मैं बोल रहा हूं, ₹10,000 वाज ड्यू फ्रॉम मोहन, ठीक है। अब जरा देखो ये हमारी बिजनेस है, ठीक है, ये हमारी क्या है सर, ये बिजनेस है। बिजनेस का मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या है, बिजनेस है, और ये मेरा एक कस्टमर है मोहन। कौन है, मोहन। इसको हम कभी बेचे थे, गुड्स बेचे थे, या कभी हमसे कुछ पैसा लिया था, कुछ भी लिया था, जिसके वजह से हमारे बिजनेस का ड्यू इसके ऊपर है, मतलब मोहन कुछ रखा है, ठीक है। तो मोहन हमारे लिए क्या है, डेटर है। मोहन हमारे लिए क्या है, डेटर है 10,000 का, ठीक है। मोहन कौन है, कोई कस्टमर है मेरा, ठीक है सर। ये 10,000 का डेटर है। अब क्या हो गया है, बेचारा क्या हो गया, ही बिकम इंसॉल्वेंट। ये क्या हो गया, दिवालिया हो गया। क्या हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है। यानी यहां पे मोहन क्या हो गया है,
इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। मैंने बताया था दिवालिया कब हो जाता है इंसान, जब कोई इंसान या कोई बिजनेस या कोई कंपनी, जब उसका डेट पे करने की क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है, यानी वो डेट चुका नहीं पाता है, तो वो कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, तब जाके कहीं उसको दिवालिया घोषित किया जाता है कि अब ये व्यक्ति, ये बिजनेस, ये कंपनी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब देखो ये दिवालिया हो गया, और उसके बाद यहां पे क्या बोला जा रहा है कि उसका जो एस्टेट है, उसका जो एस्टेट का मतलब समझते हो, एस्टेट का मतलब होता है जमीन जायदाद, उसके पास जो भी संपत्ति है, जमीन जायदाद, यानी आप बोल सकते हो उसके पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति उतना है कि वो पे कर सकता है 60 पैसा इन अ रूपी, 60 पैसा इन अ रूपी। अब थोड़ा सोचो, 1 रुपया में बोल रहा है, ₹1 में वो 60 पैसा देता है, 60 पैसा पे कर सकता है, 60 पैसा वो चुका पाएगा। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, तो सर जी 100 पैसे होते हैं। 100 पैसा इक्वल टू जो होता है 1 रुपीज होता है, ठीक है। तो हमको बोला जा रहा है कि 100 पैसा में से केवल 60 पैसा चुका पाएगा, 60 पैसा चुका पाएगा। इसका मतलब ये जो मोहन है, जो 10,000 रखा था बिजनेस का, वो कितना चुका पाएगा, तो सर 60 पैसा मतलब 100 पैसा में 60 रुपये, 60 पैसा, इसका मतलब 60 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हो जाएगा, यानी 60% चुका पाएगा। 1 रुपया में 60 पैसा मतलब 60% वो चुका पाएगा अपने टोटल डेट का। तो 10,000 का 60% कितना होता है, 6,000 होता है। कितना होता है, 6,000। यानी हमारी जो बिजनेस है इसको कितना मिला, 6,000 मिला, 6,000 मिला मोहन से। 4,000 क्या हो गया, अब तो डूब गया ना, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब तो वापस फिर से, ऐसा तो नहीं कि अभी 6,000 दे दिया, बोला कि बाद में हम तुमको दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। अब चूंकि वो दिवालिया हो रखा है, तो अब वो 4,000 हमारा क्या हो गया, डूब गया। तो हम इसकी क्या करेंगे सर, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो हमने क्या देखा था जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री क्या होगा फटाफट बताओ। तो सर जर्नल होगा जितना पैसा आया हम उसको डेबिट करेंगे, जितना पैसा आया हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से सर, 6,000 से, क्योंकि हमको 60 पैसा मिला, यानी 10,000 का 60% 6,000 रुपया। बाकी का जो पैसा है वो डूब गया। कितना डूबा सर, तो 10,000 में से 6,000 अगर मिल गया तो बाकी का 4,000 हमारा क्या हो गया, डूब गया। ठीक है, अब आप फटाफट बताओ कि अब मोहन जो हमारा डेटर था, जिसको हम एसेट मानते थे, अब तो वो खत्म हो गया, अब तो वो जीरो हो गया, क्योंकि वो दिवालिया हो गया, जो देना था दे दिया था, अब उसका खाता हमको बंद करना पड़ेगा। तो मोहन जो डेटर था, जिसका डेबिट बैलेंस था, अब उसके खाता को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा। मोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 10,000 से। कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 10,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन हम लिखेंगे बीइंग 60 पैसा, मैं क्या बोल रहा हूं, 60 पैसा इन अ रूपी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, received from Mohan after insolvent, received from Mohan after insolvent, यानी इंसॉल्वेंट होने के बाद हमको 60 पैसा मिला। कितना पैसा मिला, 60 पैसा इन अ रूपी मिला। तो ये हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जर्नल एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री की। तो बैड डेट्स तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बात करते हैं मोहन, जिसका अकाउंट 4,000 से हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट्स में। आपने देखा यहां पे हमने बैड डेट्स मान लिया था 4,000, क्योंकि वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया था। मोहन हुज अकाउंट फॉर ₹4,000 वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स पेड हिज अमाउंट। अब क्या हुआ कि उसकी स्थिति ठीक हो गई, और वो जो 4,000 हमने उसको डूबा हुआ मान लिया था, वो 4,000 रुपया वापस वो पे कर दिया।
ये तो बहुत खुशी की बात है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो सर हम इसकी एंट्री करने वाले हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना से, जितना से हमको मिला 4000, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना 4000। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिकवर्ड, अब कैश भी नहीं बोल सकते हो यहां पे, आप इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, बीइंग कैश नहीं, आप बोलो बीइंग बैड डेट्स, जो पैसा आपका डूबा हुआ था, रिकवर्ड फ्रॉम किससे, मोहन, मोहन से हमारा पैसा क्या हुआ, रिकवर हो गया। ठीक है, चलो अब एक और देख लो, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ है, मोहन जिसका अकाउंट, मैंने वही एग्जांपल को सेम कंटिन्यू किया, मोहन जिसका अकाउंट 4000 रुपया हमने डूबा हुआ मान लिया था, अब वो वापस 60% देने के लिए तैयार है इन फुल सेटलमेंट। यानी कि थोड़ा सोचो कि जो बंदा का पैसा हम 4000 डूबा हुआ माने थे, ठीक है, वो बोल रहा है कि हम 60% फिर से चुका देंगे। ठीक है, नेक्स्ट के सेकेंड एग्जांपल में वो बोला हम पूरा चुका देंगे, 4000 जो हमने नहीं दिया था तुमको वापस पूरा चुका देंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वो पूरा नहीं चुका रहा है, वो कितना चुका रहा है सर, 4000 का 60% बोल रहा है देंगे, 60% यानी 60/100 कितना हो जाएगा सर, 2400 हो जाएगा, यानी वो 2400 रुपया दे रहा है। तो क्या जर्नल एंट्री करोगे, मुझे फटाफट बताओ सर। इसकी एंट्री करेंगे, जो पैसा आएगा यानी कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 2400 से, एंड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्या हो जाएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नरेशन वही रहने वाला है जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, 2400। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवरी का। ठीक है, तो हमने फटाफट देखते कि हमने आज क्या सब सीखा अभी तक। देखो, हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री सीख लिया, जिसमें क्या करते हैं, एक अकाउंट से ज्यादा हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो अब हमने ड्राइंग की बात कर ली कि ड्राइंग क्या होता है, कितने तरह का ड्राइंग होता है, वो भी हमने देख लिया। और उसके बाद हमने बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवरी की बात कर ली। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना। अगर आपको कुछ फीडबैक देनी है तो जरूर कमेंट्स करके बताना कि कुछ, अगर आपके मन में कुछ फीडबैक है, आपको अगर कुछ क्वेरी करनी है तो वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।